Hello student, welcome back. Now we'll start another topic of chapter number 8 of your Indian economic development, and the chapter is employment and the topic is growth and employment. So here in this topic we will discuss what is the relationship between growth and employment, and for comparing this growth and employment we have taken the period from 1951 to 2012. तो हम इनको दोनों कंपेयर करके देखते हैं 1951 से लेकर 2012 में ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में क्या रिलेशनशिप रही। तो देखिए जीडीपी ऑफ इंडिया हैड ग्रू हायर देन एम्प्लॉयमेंट रेट। तो जीडीपी हमने ये कंक्लूड निकाला कि जीडीपी बहुत अलार्मिंग रेट से बढ़ जरूर रही थी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ थी वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही थी जिस हिसाब से जीडीपी बढ़ पा रही थी। सबसे पहले एक पॉइंट हमने फाइंड आउट करा, जीडीपी बढ़ी जरूर लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट इतने उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया जिस हिसाब से जीडीपी बढ़ रही थी। सो देयर इज़ अ वाइडनिंग गैप। तो हमने देखा देयर इज़ अ वाइडनिंग गैप बिटवीन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और एम्प्लॉयमेंट रेट में और ग्रोथ रेट में दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आने लगा था। सो एम्प्लॉयमेंट ग्रू मोर देन 2%। हमने ये देखा कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 2% ही बढ़ पा रही थी, जबकि ग्रोथ रेट जो है ना उससे कई गुना हायर बढ़ पा रही थी, यानी जीडीपी इज़ मोर हायर देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, सो दिस मीन्स वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस। हमने क्या कंक्लूड करा कि ग्रोथ रेट तो ज़्यादा बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ पा रही है। इट मीन्स वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। का मतलब हम ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट ना जनरेट कर हम ज़्यादातर जो प्रोडक्शन पर फोकस कर रहे थे ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे थे। एंड दिस इस सिचुएशन को जिसमें हम जीडीपी हायर जरूर होती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम होता है, उसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। सो मैनी इकोनॉमिस्ट हैज़ गिवन द टर्म जॉबलेस ग्रोथ अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अ सिचुएशन वेयर देयर इज़ हायर जीडीपी बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ लेस। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी हैज़ डिक्लाइन, और एम्प्लॉयमेंट की जो इलास्टिसिटी थी वो भी डिक्लाइन होने लगी प्रोग्रेसिवली, ऑलमोस्ट 0.04 हो गई थी 2004-05 से लेकर 2011-12 में। ठीक है, तो इससे क्या इंडिकेट हुआ? सबसे पहले ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में हमने देखा कि जॉबलेस ग्रोथ थी जिसमें जीडीपी बढ़ जरूर रहा था लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम था। दिस इंडिकेट दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिफॉर्म्स पीरियड वाज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। तो रिफॉर्म्स पीरियड में जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई वो लेबर प्रोडक्टिविटी की वजह से हो पा रही थी। ठीक है, ग्रोथ हो रही है बस दिस इज ड्यू टू लेबर प्रोडक्टिविटी रेदर देन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, जबकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो कुछ भी हो पा रहा था वो जस्ट बिकॉज ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। इट मीन्स वी आर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज रेदर देन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। सो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मीन्स the process of movement from self-employment and regular salaried employment to casual wage work, यानी एक ऐसा मूवमेंट जिसमें से भी कोई पर्टिकुलर इंसान जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या रेगुलर सैलरीड है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरी जॉब छोड़कर वो कैजुअलाइजेशन की तरफ जाए या मूव करे, उसे बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये किस कारणों से हुआ था? एक तो यही मैंने आपको बताया था, जॉबलेस ग्रोथ की वजह से कई एक कारण था, जॉबलेस ग्रोथ हो पा रही थी। सो कुछ रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि भाई कैजुअलाइजेशन क्यों हुआ, होने लगा था, क्यों लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट छोड़कर या रेगुलर सैलरीड जॉब को छोड़कर वो कैजुअल वेज वर्क की तरफ भागे। तो फर्स्ट इज डिक्रीज स्कोप ऑफ अर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इतनी अर्निंग नहीं हो पा रही थी, उनके पास खुद के प्लॉट थे, खुद का वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे, जिनके पास फार्मर्स के पास खुद के प्लॉट थे, सो वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, मगर उसमें जो अर्निंग हो रही थी वो उतनी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें कैजुअल वर्क की तरफ जाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि फुल टाइम वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे, उसमें इतना ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाता था, उतना ज़्यादा लाइवलीहुड वो नहीं अपनी फैमिली को चला पाते थे, जिसके लिए उन्हें और शहरों में कैजुअल लेबर की तरह या कैजुअल वर्कर की तरह काम करना पड़ा। ठीक है, सो फर्स्ट इज डिक्रीज स्कोप ऑफ अर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। नंबर 2 इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स थे वो भी डिस्प्लेस होने लगे, जो अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते थे उसमें कोई ज़्यादा खास स्कोप नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें कैजुअल वर्क, क्योंकि कई बार ऐसे भी थे कुछ एग्रीकल्चर में काम करते थे
तो फुल टाइम वो उसमें फैक्ट्री में नहीं काम कर सकते, तो उसने कैजुअल वर्क की तरफ मूवमेंट उन्होंने करा। ठीक है। ऑन थर्ड इज स्लो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में स्लो ग्रोथ थी, जितने भी लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे वहाँ ग्रोथ के चांसेस बहुत कम थे। एक पर्टिकुलर सैलरी मिलती थी, वो लंबे समय तक उसी सैलरी से सेटिस्फाइड होना पड़ता था। ठीक है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर सकते हैं, आप ठेके पे काम कर सकते हैं, आपकी अर्निंग ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर को छोड़कर कैजुअलाइजेशन की तरफ भागे। फिर ग्रोइंग डिमांड इन एक्सपेंडिंग कंस्ट्रक्शन ट्रेड एंड सर्विसेज। उसके अलावा डिमांड बहुत होने लगी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कैजुअल वर्कर्स की, ट्रेड में, सर्विसेज में। इसी वजह से कैजुअलाइजेशन डेवलप हुआ एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। सो एज वी ऑलरेडी नो दैट द वर्कर्स कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज और देयर टास्क इन टू सेक्टर्स and they are basically divided as formal workers and informal workers। यानी जो वर्कर्स होते हैं वो दो कैटेगरी में आते हैं, अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करते हैं, जिसमें से एक आते हैं फॉर्मल वर्कर्स और एक आते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स। सो फॉर्मल वर्कर्स क्या होते हैं? देखिए, फॉर्मल वर्कर्स आर दोज वर्कर्स विच वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, जिसमें उन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है, जिसमें उन्हें रेगुलर एक फिक्स ड्यूरेशन और फिक्स पीरियड तक काम करना पड़ता है और उन्हें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मिलती हैं। इवन इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनमें उन्हें रोज़ जाना पड़ता है और उनकी सैलरी उनके काम के अकॉर्डिंग होती है। जितना वो काम करेंगे उतना ही उनको वेजेस मिलेंगे। उसके अलावा छुट्टियों की बात अगर हम करें तो लीव वगैरह भी उन्हें पर डे 7 दिन काम करना पड़ता है। एक दिन छुट्टी करेंगे तो उनके पैसे कट जाएंगे। जबकि फॉर्मल वर्कर्स जो होते हैं उनमें से लगभग एक वीक में एक हॉलीडे उनकी होती है, दैट इज़ संडे। एंड फॉर्मल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि उन्हें पेंशन मिलती है, ग्रेजुटी मिलती है और बोनस मिलता है। जबकि फॉर्मल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिन्हें कोई भी तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलता, ना बोनस, ना ग्रेजुटी और ना ही आपकी पेंशन। उसके अलावा फॉर्मल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिसमें उन्हें लेबर लॉज, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लेबर लॉज दैट हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय द गवर्नमेंट। कुछ लेबर लॉज गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, वो लेबर लॉज इसमें फॉलो होते हैं फॉर्मल वर्कर्स वाली कैटेगरी में। जबकि इनफॉर्मल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिसमें किसी भी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम नहीं करती है गवर्नमेंट, ठीक है, और ना ही लेबर लॉज का पालन होता है इसमें। इवन जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं दे कैन फॉर्म देयर ट्रेड यूनियंस, वो अपने ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, अपनी बातों को मालिक के सामने रख सकते हैं, ठीक है, और यूनियन बनाकर वो अपने काम को भी रोक सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनफॉर्मल वर्कर्स कभी भी ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि उनको किसी भी तरह के लॉज नहीं मिलते हैं ना। जब लॉज उनको नहीं मिल पा रहे हैं, कानून वगैरह उनके लिए कोई नहीं बनाया गया है, तो वो ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, ठीक है। सो अब बात आती है, ये तो मैंने फॉर्मल वर्कर्स और इनफॉर्मल वर्कर्स बताया, ठीक। और फॉर्मल वर्कर्स कौन से होते हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स कौन से होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है जिसमें से बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने आप को इनफॉर्मल में शिफ्ट कर दें, इसको बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। सो इट रेफर्स टू अ प्रोसेस वेयर बाय द प्रोपोर्शन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स टू द टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस, जिसमें इनफॉर्मल वर्कफोर्स ज़्यादा इंक्रीज होने लगे। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो इनफॉर्मल वर्कर्स का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा बढ़ने लगे वर्कफोर्स के अंदर, उसे बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। इट मीन्स वर्कर मूव फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। वर्कर क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और रेगुलर सैलरीड वाले, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरीड वाले होते हैं, वो अपने आप को इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस द डेटा ऑफ फॉर्मल एंड फॉर्मल एंड आल्सो हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स आर वर्किंग इन द फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। तो एक डेटा लेते हैं, देखिए इसमें हमने सबसे पहले लिया है नंबर ऑफ वर्कर्स इन मिलियंस, एक वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं, जैसे फॉर्मल में और इनफॉर्मल में और टोटल। फॉर्मल में हमने ले लिया है कि लगभग 30 मिलियंस फॉर्मल में काम कर रहे हैं,
443 मिलियंस इनफॉर्मल में काम कर रहे हैं, टोटल मिलाकर लगभग 473 मिलियंस फॉर्मल और इनफॉर्मल में दोनों में काम कर रहे हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मेल एंड फीमेल, वी हैव सीन दैट 24 मिलियंस मेल आर वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर एंड 6 मिलियन आर वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर्स, फीमेल आर वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर्स। अगर हम देखें तो इसमें लगभग 80% मेल काम करते हैं फॉर्मल में और 20% फीमेल काम करती हैं फॉर्मल में। उसी तरह 306 मेल करते हैं इनफॉर्मल में और 137 मिलियन काम करती हैं फीमेल्स इनफॉर्मल में, ठीक है। सो फ्रॉम दिस डेटा वी हैव सीन दैट नियरली 6%, लगभग 6% के आसपास फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं मेल और फीमेल, और इनफॉर्मल में 90, मोर देन 90%, 93.7%, ठीक है। तो लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज़ वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर। लार्जर सेक्शन जो सोसाइटी है मेल और फीमेल वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। ओनली 6.3% मेल और फीमेल आर वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर एंड दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो फ़ायदा मिल पा रहा है सब इनको मिल पा रहा है, बाकी सारे इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो इतना ज़्यादा वर्क फोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इनफॉर्मल सेक्टर में क्यों कर रहा है, क्या कारण है इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने के लिए? तो सबसे पहले देखिए प्रेशर टू कट इन कॉस्ट। तो देखिए सबसे पहले प्रेशर टू कट इन कॉस्ट मतलब जब रिफॉर्म्स पीरियड स्टार्ट हुआ था 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसकी वजह से न्यू टेक्नोलॉजी, अब कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करा, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा और कोशिश यही करी कि प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करा जाए। सो इन ऑर्डर टू कट द प्रोडक्शन कॉस्ट दे टेक द स्टेप ऑफ हायरिंग कैजुअल वर्कर्स। तो उन्होंने कैजुअल वर्कर्स को हायर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो आफ्टर रिफॉर्म्स कंपटीशन राइजेस, रिफॉर्म्स के बाद कंपटीशन राइज होने लगा। ईच प्रोड्यूसर ट्राई टू मिनिमाइज कॉस्ट। हर प्रोड्यूसर ने अपने ये ध्यान देने लगा कैसे हम कॉस्ट को मिनिमाइज करें, और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी थी, कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही थी, तो हैंस दे प्रेफर टू एम्प्लॉय, तो वो एम्प्लॉय करने लगे कैजुअल वर्कर्स को, कॉन्ट्रैक्ट पर काम देने लगे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कराने लगे। इसलिए जब कॉन्ट्रैक्ट पे काम कराने लगे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, तो इससे इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ा। लोगों ने जो सैलरीड पर्सन थे, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, वो कैजुअलाइजेशन की तरह या इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ बढ़े, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में जो ना बहुत सारे लॉज वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। फिर है रिलैक्सेशन इन लेबर लॉज। गवर्नमेंट ने भी लेबर लॉज में रिलैक्सेशन कर दिया, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रेड यूनियन बना लेते थे। ट्रेड यूनियन बनने की वजह से काम बंद हो जाता था, प्रोड्यूसर का बहुत नुकसान होता था, ठीक है। तो इसीलिए लेबर लॉज में रिलैक्सेशन हुआ। जब रिलैक्सेशन हुआ तो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन भी बहुत रिलैक्स कर दिए, एंड इससे क्या हुआ, जो रिट्रेचमेंट था, यानी बहुत सारी कंपनियों ने और फर्म्स ने लोगों को वहाँ से अपने जो एक्सेस वर्कर्स थे उन एक्सेस वर्कर्स को निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिट्रेचमेंट। रिट्रेचमेंट मीन्स रिमूविंग एक्सेस वर्कफोर्स फ्रॉम द जॉब, ठीक है। फिर है डिमांड एंड सप्लाई गैप। तो डिमांड एंड सप्लाई गैप में आने लगा। तो बहुत सारी देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे यहाँ बहुत कम थी। जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा थी लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ में बहुत गैप आता जा रहा था, और सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा। लोग बहुत सारी जॉब को चाह रहे थे, सबको जॉब मिले, सबको एक वर्क मिले, और डिमांड कम थी, जिसकी वजह से फॉर्मल सेक्टर में उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने आप को इनफॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो कुछ ना कुछ तो काम उन्हें मिले। सो देयर इज़ अ वाइड गैप, डिमांड एंड सप्लाई में गैप आने लगा था। सप्लाई ज़्यादा हो रही थी, डिमांड कम थी, एंड दिस इज़ बिकॉज क्यों एडुकेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कुड नॉट बी क्रिएटेड इन अवर इकोनॉमी। और एक कारण ये भी था कि हम एडुकेट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं हो पा रही थी, तो एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ हम नहीं दे पा रहे थे अपनी इकोनॉमी के अंदर, जीडीपी ग्रोथ होने के बावजूद भी, जिसकी वजह से कई लोगों को अपने आप को इनफॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है। सो अब इनफॉर्मल सेक्टर इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनफॉर्मल सेक्टर में लैक ऑफ रेगुलर इनकम।
दोज हु आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर्स दे गेट लैक ऑफ रेगुलर इनकम, उनको रेगुलर इनकम नहीं मिलती थी। ठीक है, सबसे बड़ी कमी एक आती है इसमें इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, उन्हें रेगुलर इनकम नहीं मिलती। जैसे फॉर्मल सेक्टर में एक रेगुलर इनकम मिलेगी, मंथली आपको इनकम मिलेगी, लेकिन इसमें रेगुलर इनकम नहीं मिलती है। आप जितना काम करेंगे उतनी इनकम मिलेगी, कम काम करेंगे कम इनकम, ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा इनकम, छुट्टी करेंगे तो छुट्टी के पैसे कट जाएंगे। इसीलिए रेगुलर इनकम की कमी का होना एक प्रॉब्लम है। एंड नंबर 2, नो प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इस तरह के सेक्टर को किसी भी तरह का प्रमोट नहीं करती है, ना रेगुलराइज करती है, और ना ही कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, और ना ही ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। जब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ना ही इनको कोई प्रोटेक्शन मिल रही है, तो इसी वजह से इनकी कंडीशन बहुत ख़राब रहती है हमेशा। नंबर 3, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज। तो इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में हमेशा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे लेबर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और वो उस पुरानी टेक्नोलॉजी में ही ज़्यादा प्रोडक्शन एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते हैं। एंड डू नॉट मेंटेन अकाउंट्स, और इनफॉर्मल सेक्टर कभी भी अकाउंट मेंटेन नहीं करता है प्रॉपर, अपनी बैलेंस शीट वगैरह प्रॉपर P&L ये सब नहीं बनाते हैं, ये ऐसे ही फॉल्स अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर फोकस इनका होता है अपना खुद का प्रॉफिट मोटिव, वर्कर्स की तरफ ये नहीं सोचते हैं। नेक्स्ट इज़ पुअर कंडीशंस ऑफ वर्कर। वर्कर की कंडीशन बहुत ही पुअर होती है। इवन जो ड्वेलिंग प्लेस होती है, जो लिविंग कंडीशंस होती हैं, दे मोस्टली लिव इन स्लम्स, वो स्लम्स में रहते हैं। ठीक है, उनका लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं होती, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, कंडीशन इतनी प्रॉपर ना होने की वजह से वो अपनी 2 स्क्वायर मील्स को भी ढंग से नहीं पूरा कर पाते हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं पूरी हो पाती हैं। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स। थैंक यू।